अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब छोलिया हो या नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर बताएंगे आपको। छांगुर के मददगार अधिकारियों पर चला दिया है बाबा योगी ने डंडा। पुलिस के बाद अब ईडी जलालुद्दीन यानी छांगुर को उठा ले जाएगी। दिखाएंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्यों हुआ मंदिर मस्जिद पर बवाल। एसडीएम नप गए, पुलिस के खिलाफ क्यों लोग उतरे सड़क पर। बात करेंगे कांवड़ पर कांग्रेसी नेता क्यों करने लगे सड़क पर नमाज से तुलना। किसने कर दी कांवड़ यात्रा बंद करने की मांग। देखेंगे कहां रीलबाजों पर हुई 3 लड़कियों की गिरफ्तारी। कैसे उत्तर प्रदेश में रील बनाने पर हो गया बड़ा एक्शन। बात होगी हिंदी पर महाराष्ट्र में मचे बवाल के बीच किसने की मराठी में अजान देने की मांग। असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे किया पलटवार। दिखाएंगे कहां चूहे पी गए सरकारी शराब की 800 बोतलें। बताएंगे बिहार में वोटर लिस्ट वाले बवाल पर बंगाल में ममता ने क्यों किया प्रदर्शन। कहां रैली में बिरयानी पर मच गई लूट मार। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि नेटो क्यों देने लगा भारत को 100% टैरिफ की धमकी। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर खर्च करेगी 24,000 करोड़। ग्रीन एनर्जी में भी 7,000 करोड़ का होगा निवेश। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए नेटो का फैसला। भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। कहा रूस यूक्रेन जंग रुकवाए भारत, नहीं तो रूस से व्यापार पर भुगतने होंगे नतीजे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ जल्द ट्रेड डील का किया दावा। कहा अमेरिका को मिलेगी भारत के बाजार में ज्यादा पहुंच। हाल ही में ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ किया है ट्रेड डील। भारत दुश्मनों से निपटने के लिए आधुनिक युद्ध की तैयारियों में जुटा। स्वदेशी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर जोर। सीडीएस चौहान ने कहा कल के हथियारों से नहीं जीते जाते आज की जंग। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल का हमला। सेना के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक। न्यूज चैनल के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ धमाका। धर्मांतरण के सरगना छांगुर पर ईडी का शिकंजा। 50 करोड़ अवैध लेन देन का पता चला है। भारत नेपाल बॉर्डर पर महाराजगंज में लव जिहाद का फैला रहा था नेटवर्क। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिम के अंदर चल रही थी धर्म परिवर्तन की ट्रेनिंग। नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को इस्लामिक शिक्षा दे रहा था अमन खान। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में निकाला मार्च। बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों के उत्पीड़न का लगाया आरोप। कहा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पर प्रताड़ना। बांग्लादेश में भारत रत्न फिल्मकार सत्यजीत रे के पैतृक घर तोड़ने की तैयारी। भारत सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। कहा मत तोड़ो घर, म्यूजियम बनाने में करेंगे मदद। ओडिशा के बालासोर में छात्रा की आत्मदाह मौत मामले में बीजेडी का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। यूजीसी ने 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का किया गठन। बिहार में वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान के बीच गया में बीएलओ का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल। विपक्ष ने साधा निशाना। किशनगंज में जन स्वराज की जनसभा में बिरयानी की मची लूट। टेस्ला की हाईटेक कार की मुरीद हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। विधान भवन के बाहर ली टेस्ट ड्राइव। कल मुंबई में हुआ था टेस्ला के शोरूम का उद्घाटन। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी वाले मेल का मामला। पुलिस ने 12 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया है। पिछले 3 दिन में दिल्ली के 5 स्कूलों को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। देश में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। प्रयागराज में उफान पर गंगा यमुना ललितपुर बांध के 8 गेट खुले। काशी में सैकड़ों मंदिर डूबे। उत्तराखंड में स्वर्णा नदी में फंसे 3 लड़के बचाए गए। अमेरिका से रूस तक भीषण बाढ़ से हाहाकार। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, टेक्सास में भारी तबाही। पानी में डूबे मेट्रो स्टेशन। मॉस्को में भी भीषण बाढ़ के हालात।
और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पहले आपको आज की पहली बड़ी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि नेतन्याहू ने अब सीरिया पर अटैक कर दिया है। तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं, एंकर लाइव कर रही थी। उसी दौरान सीरिया में नेतन्याहू की मिसाइल आकर गिरी एक के बाद एक, और ये वहां का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है, आर्मी हेडक्वार्टर। लाइव शो चल रहा था, लाइव शो में एंकर पढ़ रही थी, उसके पीछे देखिए एक के बाद एक धमाके शुरू हुए, और ये वहां की सीरिया की आर्मी की बिल्डिंग बताई जा रही है जिस पर इजरायली मिसाइल एक के बाद एक आकर गिरी है। देखिए जरा एंकर के पीछे जो बिल्डिंग थी, ये है वो इमारत। देखिए एक के बाद एक मिसाइल अटैक के बाद पूरी इमारत के परखच्चे उड़ गए हैं, नेस्तनाबूद हो गई। नेतन्याहू का अटैक है सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर, ड्रोन अटैक, एक के बाद एक ड्रोन से हमले हुए और देखिए पूरी इमारत तबाह हो गई। ट्रंप ने नेतन्याहू को रोका है और कहा है कि ये हमले रोकें। तो सीरिया का मिलिट्री हेडक्वार्टर उड़ा दिया है इजराइल ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, छांगुर के मददगार अफसरों का नंबर आ गया है। छांगुर 15 साल से ज्यादा वक्त से सब कुछ कर रहा था और पुलिस खामोश थी, या तो सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी। ये देख रहे हैं, आज छांगुर नजर आए, छांगुर पर शिकंजा कसा है। छांगुर को आज पुलिस लेकर पहुंची थी मेडिकल कराने के लिए। आज रिमांड पूरी हो रही थी, रिमांड खत्म हुई तो उसके बाद मेडिकल कराया गया। और छांगुर से देखिए उस दौरान पत्रकारों ने पूछे जो उन पर आरोप लगे, तो छांगुर क्या जवाब दे रहा, सुनिए। अरे छांगुर जी, आप पर आरोप है धर्मांतर के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जाने, हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जाने, हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जाने, हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जाने। अरे छांगुर जी, आप पर आरोप है धर्मांतर के, क्या कुछ कहेंगे? हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जाने, हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जाने, हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जाने। तो छांगुर का कहना है कि वो बेकसूर है, लेकिन रिमांड खत्म हो गई। उसके बाद लखनऊ जिला कारागार में छांगुर को एटीएस से लाया गया है। अब छांगुर का ठिकाना है यही जिला कारागार। छांगुर पर एक्शन चल रहा है, पुलिस भी और ईडी भी ले रही है, लेकिन उन पर एक्शन की बारी है जिनकी मौजूदगी में छांगुर अपनी अपराध की दुनिया आगे बढ़ाता रहा, यानी वो पुलिस वाले, वो खाकी वर्दी वाले। अब उन पर कार्रवाई होने जा रही। छांगुर फिर जेल पहुंच गया और अब योगी छांगुर के मददगारों को भी नहीं छोड़ेंगे। छांगुर की मदद करने वाले पुलिस वालों पर एक्शन शुरू हो गया है, लिस्ट तैयार है, उनके रिकॉर्ड और सबूत खंगाले जा रहे हैं। और फिर जैसा एक्शन छांगुर पर हुआ वैसा ही उसके लिए काम करने वाले पुलिस वालों पर होगा। कई दिन से सवाल उठ रहे थे कि छांगुर ने कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया और पुलिस सोती रही। क्या छांगुर ने खाकी को ऊपर से नीचे तक सेट कर लिया था? क्या इसी वजह से छांगुर के अपराधों पर आंखें मूंद ली थी? जो योगी पूरे सूबे में कानून का राज कायम करते हैं, उस पर कुछ अधिकारियों ने पलीता लगाने की कोशिश की तो तय है कि उन पर योगी की बड़ी गाज गिरेगी। अब देखिए, वो पुलिस वाले जिनको छांगुर ने पूरी तरह से अपने शिकंजे में कर लिया था, कैसे किया था ये आप बखूबी जानते हैं।
जो छांगुर के सारे अपराधों को देखकर भी खामोश थे, या छांगुर के पार्टनर इन क्राइम थे, यानी छांगुर के अपराध में बराबर के भागीदार थे? क्या ऐसे पुलिस वाले हैं? अब योगी का डंडा उन पर चलने वाला है। धर्मांतरण मामले में योगी के रडार पर छांगुर के सारे मददगार हैं। मतलब जिन अफसरों ने छांगुर का साथ दिया उन पर गाज गिरेगी। एटीएस की शुरुआती जांच में 4 अफसरों का नाम सामने आया। पता चला है कि एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर का रोल इस वक्त सवालों में है। ये चारों अफसर 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे। ये वही दौर था जब छांगुर धर्मांतरण रैकेट सबसे तेजी से बढ़ा रहा था और बलरामपुर में अपना करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर रहा था। बिना अधिकारियों की मदद के इतना बड़ा रैकेट संभव नहीं था। ये चारों अफसर छांगुर के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। खबर है कि छांगुर को बचाने के मामले के बदले अधिकारियों ने मोटी रकम ली है। दावा तो यहां तक है कि पुलिस अधिकारियों ने छांगुर से महंगी महंगी गाड़ियां भी ली हैं। जिन अफसरों का नाम सामने आया, एटीएस उनके खिलाफ सबूत जुटा रही है। सबूत मिलते ही चारों अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें सस्पेंड और बर्खास्त किया जा सकता है। साथ ही दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी और जेल भी भेजा जा सकता है। 2 तहसीलदार समेत कुछ और अधिकारी भी दायरे में हैं। आरोप है कि जमीन हड़पने से लेकर उसका नेटवर्क बढ़ाने में मदद की। 2023 में छांगुर ने करोड़ों की जमीन खरीदी जो दरअसल एक तालाब थी। छांगुर के सहयोगी तालाब को पाटने लगे ताकि उसमें महल बनाया जा सके। नगर पालिका के अधिकारी ने पुलिस से शिकायत की और रोकने को कहा, लेकिन अफसरों ने एक्शन नहीं लिया। आरोप है कि वो छांगुर से मिले हुए थे। एटीएस इस मामले की भी जांच में जुट गई और जल्द ही एक्शन लेगी इनके खिलाफ। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अजय आलोक और आरपी सिंह। ऐसा है, हिंदुओं की घर वापसी अपनी मर्जी से हो रही है, कोई जबरदस्ती नहीं करवाया जाता है। 15-15 लाख रुपया सिखों और ब्राह्मणों की बेटियों के सिर पर इनाम रखा हुआ है कि आप उनको कन्वर्ट कीजिए, हम 15 लाख रुपए देंगे। तो ये गलती थोड़ा है, ये तो आप सोची समझी डेमोग्राफी बदलने की चाल है। इसका विरोध होना चाहिए और सक्सेस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। वो लड़के नहीं है, 18 साल से कम की उम्र, ज़्यादा की उम्र का कोई व्यक्ति लड़का नहीं रह जाता। वह सब समझते हैं और ये सोची समझी चाल है देश का डेमोग्राफी बदलने के लिए। अब आपको बताऊं कि छांगुर के गुनाहों का हिसाब हो रहा है। जो पीड़िता हैं उन सब के बयान भी दर्ज होंगे और उन सब की गवाही से छांगुर के सारे अपराध सामने आएंगे। छांगुर के पर जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में लिखा है कि छांगुर आतंकी ट्रेनिंग दे रहा था। यह एफआईआर में लिखा हुआ, अगली तस्वीर देखिए, यह एफआईआर की कॉपी है जिसकी दूसरी लाइन आप पढ़िए, जिसमें लिखा है एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा उत्पन्न होने संबंधी आरोप अंकित किए गए हैं। यह एफआईआर की कॉपी है और पेज नंबर 5 है। 12 पेज है जिसमें से 5वां पेज आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा छांगुर पर जो एफआईआर में लिखा है, कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज हुआ है और जो आरोप लगे हैं वो चौंकाने वाले और हिला देने वाले। जिस छांगुर पर हजारों के धर्मांतरण के आरोप लगे हैं, अब उसका अब टेरर कनेक्शन भी सामने आ गया है। एफआईआर में दर्ज है कि छांगुर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था और संदिग्ध लोगों को रहने के ठिकाने मुहैया कराता था। मतलब देश की सुरक्षा और सांप्रदायिकता के लिए खतरा था। यह देश के खिलाफ जंग छेड़ने या देशद्रोह जैसा गंभीर मामला है। इस मामले में आईपीसी की धारा 121 के तहत मामला दर्ज हुआ है और इस आरोप में फांसी या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। आरोप है कि उसने इस्लामिक मूवमेंट के लिए टीम बनाई। वो नेपाल बॉर्डर के गांव में धर्मांतरण के अड्डे खोलना चाहता था। बॉर्डर के 46 गांव में उसने नेटवर्क फैलाने की तैयारी की थी। इसके लिए वो 10 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की तैयारी में था। उस पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने का आरोप है। आईपीसी की धारा 153A के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। चोरी और धोखाधड़ी से संपत्ति जमा करने और बेचने का आरोप है। इस मामले में आईपीसी की धारा 317 और 420 के केस दर्ज हैं। इस मामले में छांगुर और सहयोगी को 7 साल सजा हो सकती है। लालच देकर यह पहचान छुपाकर धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध है और इस अपराध में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए यूपी में अलग से कानून है और इसमें 10 लाख रुपए जुर्माना और 14 साल की जेल हो सकती है। SC/ST या नाबालिग के धर्म परिवर्तन पर और कड़ा प्रावधान है। तब यह सजा 10 की जगह 20 साल या उम्र कैद तक हो सकती है। छांगुर और उसके सहयोगियों पर यह केस दर्ज है।
सुनिए जरा, इन सारे आरोपों के बाद छांगुर का कहना है वो तो बेकसूर है। आपके ऊपर इसमें गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है तो छांगुर अब तक छांगुर एटीएस के रिमांड में था। एटीएस से छांगुर अब जेल चला गया है, लेकिन जेल से छांगुर को ईडी उठा सकती है। छांगुर की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, पुणे में छांगुर की प्रॉपर्टी, प्ले कीजिए प्लीज इसे। यह छांगुर की प्रॉपर्टी पुणे में है और अब देश में जहां जहां उसकी संपत्तियां हैं उन सब पर एक्शन की तैयारी है। जितनी संपत्ति है उसकी जांच हो रही है और अब ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर ली। अगली तस्वीर देखिए जरा, ईडी अब छांगुर को गिरफ्तार कर सकती है। एटीएस के बाद ईडी छांगुर से सवाल जवाब करेगी कि आखिर कितने करोड़ रुपए की विदेशों से फंडिंग हुई, हवाला के जरिए पैसा आया, कहां कहां संपत्ति बनाई है। एटीएस के बाद ईडी छांगुर और नसरीन को गिरफ्तार करने वाली, यानी छांगुर की मुश्किलें और पूछताछ खत्म नहीं होने वाली। ईडी को छांगुर के अवैध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। अब ईडी छानबीन और एक्शन शुरू कर रही है। कुछ महीनों में छांगुर के 50 करोड़ अवैध लेन देन का खुलासा हुआ। इसे लेकर ईडी ने हाल में छांगुर पर एक ईसीआईआर दर्ज की। ईसीआईआर का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज ईडी का केस होता है। यह पैसों की गड़बड़ी की जांच शुरू करने ईडी का दस्तावेज है। एक तरह से जैसे पुलिस अपराध में एफआईआर दर्ज करती है, ऐसे ही ईडी ईसीआईआर दर्ज करती है। छांगुर के खिलाफ पैसों की गड़बड़ी और धोखाधड़ी की कई शिकायतें हैं। छांगुर बाबा के विदेशों में 5 बैंक अकाउंट सामने आए। शारजा और दुबई में एक्सिस बैंक में भी अकाउंट खोला था। यूएई में उसने एचडीएफसी और फेडरल बैंक में खाता खुलवाया। यूएई में एमिरेट्स एनबीडी बैंक में भी खाते का खुलासा हुआ है। इन खातों से साफ है कि छांगुर के एजेंट विदेशों में फैले हुए हैं। वो धर्मांतरण के लिए छांगुर के नेटवर्क को बढ़ाने में लगे थे और छांगुर को पैसों की कमी ना हो इसके पूरे इंतजाम में लगे हुए थे। एजेंट विदेश में ही छांगुर के इन खातों में पैसा जमा कराते थे। छांगुर इसका इस्तेमाल भारत में धर्मांतरण रैकेट फैलाने में करता था। इन खातों से कितना लेन देन हुआ, ईडी इसकी पड़ताल में जुटी हुई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सुनील शर्मा मंत्री। इस प्रकार का कार्य करने वाले लोगों को हमारी सरकार उनके सही स्थान पर पहुंचाने का काम कर रही है और करेगी। छांगुर मियाँ जेल में है, उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इस छांगुर मियाँ के नेटवर्क में जितने लोग जुड़े होंगे सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ता हूं। छांगुर पर अब ईडी एक्शन लेगी और जो सच है वो सामने आएगा। जबलपुर से खबर आई है हंगामे की। जबलपुर में मंदिर मस्जिद पर बवाल हो गया। जबलपुर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे। पुलिस के साथ भिड़ंत हुई, बैरिकेडिंग लगी थी, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हिंदू संगठनों ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तोड़ दी। उसके बाद देखिए पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये कार्यकर्ता यहां से तितर बितर हुए। बवाल किस चीज को लेकर है? जबलपुर में जो बवाल हो रहा है ये दरअसल मस्जिद की मीनार आप देख रहे हैं। इसी मस्जिद को लेकर ये हंगामा और प्रदर्शन हिंदू संगठन कर रहे हैं। उनका कहना है ये जो मस्जिद बनी है ये मंदिर की जमीन पर बनी है। अब देखिए इस पर बवाल कैसे बढ़ गया, ये इस हद तक कैसे पहुंच गया। जबलपुर के मडई की जामा मस्जिद को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि यह मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है, इसलिए प्रशासन मामले की जांच करे और मस्जिद को यहां से हटाया जाए। इस विवाद को लेकर जबलपुर में कई दिनों से भारी उबाल है। यह विवाद थमा भी नहीं था कि कलेक्टर के एक पोस्ट से बवाल और बढ़ गया।
सोशल मीडिया पर कलेक्टर के सोशल मीडिया का जो पोस्ट वायरल हुआ उसमें लिखा था कि मस्जिद अपनी ही मालिकाना जमीन पर बनी है। मतलब एक तरीके से मस्जिद कमेटी को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि कुछ घंटे में ही कलेक्टर के सोशल मीडिया से जारी पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक ये पोस्ट हिंदूवादी संगठन तक पहुंच गया और प्रदर्शन शुरू हो गया। इस मामले में एसडीएम को हटा दिया गया है और नए एसडीएम को नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि आरोप है कि कलेक्टर की जानकारी के बिना ये पोस्ट शेयर किया गया। लेकिन हिंदू संगठन कलेक्टर और पूरे प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। सुनिए जरा, दोनों पक्षों को सुनिए जरा, वो क्या कह रहे हैं। दरअसल सन 1975 पे गायत्री बाल मंदिर के नाम पर यह भूमि रजिस्टर्ड है, जो ऑनलाइन खसरे से लेकर गूगल मैप में आपको दिखाई देगी। गायत्री बाल मंदिर भूमि 169 नंबर, ये आपकी, ठीक है, प्रति बात से ज्यादा 200, रिहायशी इलाका, ये नक्शा है, ये आपका, ये हमारी 169 गायत्री बाल मंदिर की भूमि, ये मैप है, गूगल मैप जो वर्तमान में दिखाता है इस जगह पे मस्जिद बनी हुई। मंदिर होने का तो प्रमाण ही नहीं है उनके पास, कोई भी जांच हुई थी उसमें भी कहीं कोई प्रमाण नहीं पाया गया कि यहाँ कभी मंदिर था। आप स्थानीय लोगों से भी पूछ सकते हैं, कभी यहाँ कोई मंदिर नहीं था। और ये जो गायत्री बाल मंदिर की बात करें, एक्चुअल में वो हो सकता है शाला हो, क्योंकि प्रशासनिक रिकॉर्ड में वो शाला दर्ज है। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर एक शाला है, उस तरह से कोई शाला हो सकती, कभी किसी ने जमीन ली हो, लेकिन वो शाला का कोई प्रबंधक आए या उस समिति का कोई व्यक्ति आके केस लगाए या वो अपना स्वामित्व बताए तो समझ में आता है। इस तरह से हिंदू पक्ष को आना कि मंदिर है, मंदिर की भूमि है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ये अफवाह है और न्यूसेंस क्लियर करने का उनका आयोजन है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कांवड़ की। कांवड़ से जुड़ी कुछ अच्छी तस्वीरें भी आई हैं। कांवड़ पर सियासी कलेश भी चल रहा है, लेकिन उससे पहले एक अच्छी तस्वीर देखिए। कांवड़ यात्री बुजुर्ग जब पहुंचे तो पुलिस वालों ने उनका फूलों से पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पुलिस ने फूलों की बारिश की है। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सांसद इकरा हसन है, सपा सांसद पहुंची, उनके गले में आप भगवा गमछा भी देख रहे हैं। और जो कांवड़ यात्री थे या उस यात्रा में शामिल लोग जो गुजर रहे थे, उन्हें खाना भी परोसा है सपा सांसद ने। और इन सब के बीच परेशान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही। कांवड़ यात्रा में बवाल की तस्वीर है। एक महिला कांवड़ यात्री ने एक दूसरी युवती की पिटाई कर दी। तो पिछले दिनों भी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ मुजफ्फरनगर से थी, कुछ हरिद्वार से थी, कुछ गाजियाबाद से थी। ये भी हरिद्वार की तस्वीर देख रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दरअसल कांवड़ यात्रा पर हमला किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा, एक देश दो कानून। कांवड़ यात्रा से रोड जाम हो रहा है और सड़क पर नमाज पर प्रशासन सख्त है। धार्मिक जुलूसों पर ऐसा पक्षपात क्यों? तो एमपी के मंत्री विश्वास सारंगी, उन्होंने कहा, सनातन का अपमान मौलाना दिग्विजय की आदत है। कांवड़ यात्रा को विवादास्पद करना उनका प्लान है, लेकिन कांवड़ पर ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौसर हयात खान मुस्लिम लीग के नेता, उन्होंने कहा, कांवड़ यात्रा धार्मिक उन्माद की वजह बन रही है। पुलिस की मौजूदगी में कांवड़िए लोगों को निशाना बना रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड में तो उत्पाती तत्वों को खुली छूट दे रखी है। इस पर मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी ने कहा, किसी की आस्था को तमाशा कहना ठीक नहीं है। किसी भी धर्म में आस्था तमाशा नहीं होती है। हर जगह हर समाज में कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इसके लिए सबको जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं। सुनिए जरा सियासतदानों को। दिग्विजय सिंह जी को इसीलिए मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। हर समय सनातन का अपमान करना, सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करना, सनातन के तीज और त्यौहार को विवादास्पद करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर ही वो आगे बढ़ते हैं। इस देश में हर समय हिंदुओं को बदनाम करने का काम किसने किया? दिग्विजय सिंह ने किया।
से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है तब से कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस रोज उत्पात ना मचा हो। मैंने उस लेटर में उसे उत्पात यात्रा लिखा है। कांवड़ यात्रा हम हजारों साल से चल रही है। कांवड़ यात्रा ही थी, बड़ी मुबारक यात्रा थी और बड़ी सही थी। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है, जब से ये पूरी तरह गुंडों के हाथ में आई है, मैं साफ कह देना चाहता हूँ, वो इसे उत्पात यात्रा बनाना चाहते हैं। वो इसका धार्मिक जो इसका क्या नाम वो था स्टेटस था, उसे खत्म कर दिया उन्होंने। जबरदस्ती कांवड़ यात्रा का उसके ऊपर लोग इल्जाम लगा रहे हैं। खाली वहाँ पर जाम, अब ऐसे भी आज भी आप जाएंगे, एक हफ्ते पहले भी जाएंगे तो वहाँ जाम होता ही है, हैवी ट्रैफिक है, बॉर्डर है। लेकिन कुछ लोगों को कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का बहाना चाहिए, किसी न किसी माध्यम से वो कांवड़ यात्रा के खिलाफ या भोले भक्तों के खिलाफ या हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसे नेता हैं जिनको बहाना चाहिए। मुझे नहीं लगता किसी को भी कांवड़ यात्रा से कोई ज्यादा असुविधा हो रही है। जो लोग तमाशा करते हैं ये जानबूझकर भीड़ में घुसकर इस तरह का तमाशा करते हैं। इनका मकसद ही आस्था नहीं होता। अगर आस्था किसी की मकसद हो तो वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। ये तकलीफ देने वाले लोग दूसरी प्रकृति के होते हैं, दूसरी सोच के होते हैं, दूसरी मानसिकता के होते हैं। और आइए, इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बात बात पर पोस्ट कर देते हैं बिना ये सोचे समझे वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही कांवड़ के खिलाफ इन्होंने पोस्ट कर दिया। शहजाद ने पोस्ट किया कांवड़ के खिलाफ, कांवड़ यात्रा के खिलाफ। उसके बाद यूपी पुलिस ने उठा लिया है और उसके बाद देखिए शहजाद को माफी मांग रहे हैं। बाबूजी गलती हो गई, अब से नहीं होगी। बाबूजी गलती हो गई, अब कुछ नहीं होगी। बाबूजी आपको माफ करता हूँ। बाबूजी अब नहीं होगी गलती। बाबूजी गलती हो गई। उसके बाद शहजाद को लॉकअप में बंद किया गया है। ये लॉकअप की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां से शहजाद माफी मांग रहे हैं। कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया था कांवड़ यात्रा पर। बाबूजी गलती हो गई, आपके बाहर नहीं होने की कभी भी जिंदगी में। बाबूजी बोले मेरे भाई है, बाबूजी गलती हो गई, अब सब बाद में नहीं होने की जिंदगी में। बाबूजी मुझे माफ कर दो। मोरना के निवासी शहजाद पुत्र फैयाज, इसने जो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक बहुत ही आपत्तिजनक और एक अशोभनीय पोस्ट डाली, जिससे जो है एक धर्म विशेष की जो है धार्मिक भावनाएं आहत हुई और महिलाओं के सम्मान के प्रति बहुत ही एक भद्दी पोस्ट जो है उसके द्वारा डाली गई। तुरंत इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए थाना बोपा पुलिस द्वारा इसको शहजाद पुत्र फैयाज को इसको गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही सख्त धाराओं में, सुसंगत धाराओं में, BNS और IT एक्ट की धाराओं में इसके ऊपर अभियोग जो है थाना बोपा पर पंजीकृत किया गया है और इसे गिरफ्तार करके जो है इसके खिलाफ अग्रिम जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहजाद पोस्ट डालने के मामले में अरेस्ट हुए। उसी तरह का इंस्टा रील डालने वालों पर एक्शन हुआ। रील बाजों पर योगी का चाबुक चला है। ये आप देख रहे हैं, दो लड़कियां जो रील बनाती थी और इस रील बनाने में गालियां बकती थी सिर्फ इसलिए कि व्यूज मिले, इन पर एक्शन हुआ। मुझे मेरे दुश्मन बनाना पड़ता जमाना ना, हमारी तरह नाम कमाना। धमकी देने से कुछ नहीं होता, कुछ करने के लिए होना चाहिए। मुझे मेरा न्यू बॉयफ्रेंड मिल गया। क्या सच में? वो अमीर है? हाँ, उसके पास 6 करोड़ की शादी हो गई। अब निशा माँ बनने वाली है। ये बातें बताने की हमें सबसे बधाई हो। तुम माँ बनने वाली हो, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? दुश्मन बनाना पड़ता जमाना। अब इनकी रील आपने देख ली। ये रील ऐसी थी जो हम आपको सुना भी नहीं सकते थे। केवल व्यूज के लिए, प्रसिद्धि हासिल करने के लिए ये ऐसी रील बना रही थी और ऐसी गालियां जिसे बीप करना पड़ा। उसके बाद देखिए ये तस्वीर, योगी की पुलिस ने इन्हें उठा लिया, इनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद थाने लेकर आई पुलिस। उसमें भी देखिए विक्ट्री का साइन दिखा रही है। ये भी कोई विजयी हुई है, जीत हासिल की है। देखिए विक्ट्री दिखा रही है। सर, इन तीनों लड़कियों को पुलिस ने उठाया है। उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और ये देखिए आगे वी का साइन दिखा रही है, विक्ट्री। बहुत नाम कमा लिया ये करने के बाद। अगली तस्वीर देखिए,
उसके बाद जब कोर्ट पहुंचे तो वकील पहले से जानते थे इन्हें। वकीलों ने कहा इनके बारे में, वकील पीछे से बोल रहे हैं, सुनिए। क्या है अभी इज्जत वाली बात कर रही है, तो गंदा गंदा बोल रही खूब दबा के महक पर ही कहना है मैं। अरे इनके लिए तो जरूरी है भाई। अरे बना लंदा क्या है अभी इज्जत वाली बात कर रही है, तो गंदा गंदा बोल रही खूब दबा के महक पर ही कहना है मैं। इस एक्शन की शुरुआत गंदी भाषा वाली रील के साथ हुई है। अश्लील वीडियो बनाने वाली 3 लड़कियों को योगी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर केस दर्ज कर डंडा चलाना शुरू कर दिया है। योगी के इस एक्शन से पूरे यूपी के रीलबाजों में खलबली है। अपराधियों की तरह अश्लील वीडियो बनाने वाले योगी के खौफ में आ गए हैं। अब देखिए जरा इनके खिलाफ एक्शन क्या हुआ, पुलिस को कैसे जानकारी मिली और दरअसल इन्होंने इस तरह की गाली देने वाली गंदी रील बनानी क्यों शुरू की। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इनकी रील और ये इनकी गिरफ्तारी। अश्लील रील पर एक्शन का ये मामला है संभल का, यूपी के संभल का। यहां की रहने वाली महक परी चांदी का वर्क बनाने का काम करती हैं। चांदी को बनाने के लिए पीटा जाता है, वो काम परिवार के लोग करते हैं। पिता की कमाई काफी कम थी, छोटी सी दुकान चलाते थे, तभी महक को सोशल मीडिया से कमाई के बारे में पता चला और इस पर उसने परी के साथ मिलकर रील बनानी शुरू कर दी। लेकिन रील पर उसको अच्छे व्यूज नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसने अश्लील भाषा में रील बनाना शुरू कर दी। गाली देते हुए रील में व्यूज तेजी के साथ बढ़ने भी लगे। कमाई बढ़ी तो टीम में हिना और एक कैमरामैन आलम को भी जोड़ लिया। 500 रील के साथ फॉलोअर की संख्या 4 लाख के पार हो गई। दावा है कि महीने में 30 से 35 हजार की कमाई भी शुरू हो गई और इसी शिकायत पर पुलिस ने गंदी रील पर एक्शन शुरू कर दिया। कैमरामैन से लेकर रील बनाने वाले लोग सभी गिरफ्तार हुए। अश्लीलता के लिए बीएनएस की धारा 296B, आईटी एक्ट 67 लगाई गई है। इसके अंतर्गत 8 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन जब कोर्ट में इन लड़कियों को पेश किया गया तो आरोपियों ने अदालत के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली और आश्वासन दिया कि वो आगे कभी ऐसी गलती नहीं करेंगी। फिलहाल सभी आरोपियों को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है, हैरत इस बात की कि ये गाली दे रही थी रील में और 4 लाख फॉलोअर हो गए थे, लोग सुन भी रहे थे। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। ये फोन में देखकर, रील्स को देखकर अपना वक्त जाया मत करिए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप पढ़िए, अखबार पढ़िए, उर्दू अखबार पढ़िए, अपनी तालीम में वक्त सर्फ करिए। याद रखो, रील देखने से तुम ना लीडर बन सकते, रील 1 मिनट 2 मिनट की रील देखने से आप साइंटिस्ट नहीं बनते, ना आप स्कूल टीचर बन पाएंगे, ना आप डॉक्टर बन पाएंगे, ना आप इंजीनियर बन पाएंगे। रील देखने से सिर्फ दिमाग खराब होता है, इसमें वक्त ज़ाय होता है और ज्यादा रील आप देखेंगे तो आपकी नफ्सियात पर असर करता है चीज को। अब कोई सियासी पार्टी उसको बनाती है तो उनके हमारे मकासद हैं कि हम अपना काम करें, ये काम करें हम, मगर अगर आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा हमारे बच्चों को, बच्चियों को इस उम्र में, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन सोचिए ये रील की खुमारी किस हद तक जा रही है। लोग कुछ भी कर रहे हैं फेमस होने के लिए या पैसा कमाने के लिए। ये तस्वीर देखिए, ट्रेन आ रही है, ट्रेन के ट्रैक पर लेट गए सीधे सीधे। ट्रेन आ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि रील बनानी है। ये देखिए बीच में लेट गया है ट्रैक के, पता चल गया ट्रेन आ रही, दूसरा साथी रील बना रहा है और ऊपर से देखिए ट्रेन गुजर रही है, बीच में ट्रैक पर लेटा हुआ। अपनी जान की भी परवाह नहीं है। एक और तस्वीर देखिए जरा, एक ये है, सांप मित्र गले में सांप टांगे हुए थे, सांप टांग कर ही बच्चे को स्कूल छोड़ने गए बाइक पर। सावन का महीना चल रहा है, वीडियो भी बनवा रहे थे, फोटो भी बनवा रहे थे और खबर यह है कि इनको सांप ने डस लिया और इनकी मौत हो गई है। मत कर बेटा। इनको हाथ पर सांप ने काट लिया और इनकी जान चली गई।
पापा ने डरा बेटा कर डर। चला दीपक भाई। हाँ दीपक भाई कहाँ से रेस्क्यू किया ये? सिद्धिपुरा। अब आप अभी तक बनाते तो वीडियो अच्छा बनी वीडियो। और पागलपन की इंतहा देखिए कहां तक पहुंच चुकी है, सिर्फ रील बनाने के लिए। ये आप देख रहे हैं। और सोचिए जरा ये हालत क्यों होती जा रही है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। भारत में रील की दीवानगी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर भारतीय औसतन 38 से 40 मिनट रील देख रहा है, जबकि रील की लत वाले लोग जिन्हें लत लग जाती है वो 6 से 8 घंटे तक रील देख रहे हैं। 30 सेकंड से 3 मिनट के वीडियो लोगों को दीवाना बना रहे हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम का करीब 30 करोड़ भारतीय इस्तेमाल करते हैं, और जबकि इसके अलावा यूट्यूब जैसे कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट्स बच्चों के लिए और बुजुर्ग से लेकर सभी उम्र के लोग देख रहे हैं। देश में मौजूदा रील इंडस्ट्री करीब 45,000 करोड़ की है, जबकि 2030 तक इसके 1 लाख करोड़ तक होने का अनुमान है। रील बनाने वाले इन्फ्लुएंसर विज्ञापन से 17,000 करोड़ कमा रहे हैं, और इसी वजह से शहर से गांव तक इन्फ्लुएंसर बनने की होड़ मची है। पूरे भारत में करीब 8 करोड़ लोग इस समय रील बना रहे हैं। हालांकि कमाई सिर्फ इनमें से 1.5 लाख लोग ही कर पा रहे हैं। इनमें भी अधिकतर की कमाई कुछ हजार रुपए महीना ही है। रील से कमाई को लेकर इंस्टा, यूट्यूब के सख्त नियम हैं। हालांकि फिर भी लोग किसी भी तरह कमाई करना चाहते हैं। कमाई के अलावा फेम और लाइक्स भी रील बनाने की लत लगा रहे हैं। रील नए नए स्टार बना रहा है जो बॉलीवुड तक को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो रील से फिल्मी दुनिया तक पहुंच गए हैं। यही लोकप्रियता दूसरे लोगों को रील बनाने की लत लगा रही है। फिलहाल लोग रील वायरल कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, अपनी जान जोखिम में देने को तैयार भी हैं, और न जाने कितने लोगों की जान ऐसे चली भी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की खबर है मराठी पर घमासान जारी। उससे पहले कुछ अच्छी तस्वीर आई है, फिर घमासान की तरफ रुख करेंगे। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, उद्धव और शिंदे को आप देख रहे हैं एक साथ नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उद्धव, शिंदे और फडणवीस। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने आज टेस्ला कार चलाई है। कल ही टेस्ला कार का उद्घाटन हुआ है। दूसरी तरफ देखिए, जो मराठी पर घमासान था वो भी जारी है। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने नागपुर में देखिए हंगामा किया। यूनियन बैंक के बोर्ड पर कालिक पोत दी है। हिंदी मराठी को लेकर यह भी लड़ाई थी। दूसरी तरफ जो एक तस्वीर सामने आई असेंबली में, देखिए उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस आज मिले। बीएमसी के चुनाव होने, हर मुलाकात सियासत में उसके कुछ मायने हैं, लेकिन हिंदी और मराठी की जंग में अब ओवैसी बनाम नीतीश राणे आमने सामने। देखिए जरा क्या कुछ कहा है नीतीश राणे ने, क्योंकि लगातार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के जो कार्यकर्ता हैं वो हिंदी भाषियों की पिटाई कर रहे थे। नीतीश राणे ने कहा, मराठी हिंदी विवाद पर यह नया बवाल। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का बयान आया, मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाई जानी चाहिए। मुसलमानों को अजान भी मराठी में देनी चाहिए। कांग्रेस को मराठी स्कूल चलाने की जरूरत क्यों है? एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर पलटवार किया, और अगर आप उनके पुराने ट्वीट देखेंगे, यानी ओवैसी ने नीतीश राणे के लिए कहा कि अगर आप इनके पुराने ट्वीट देखेंगे तो तबलीगी जमात सम्मेलन का ये स्वागत करते दिखेंगे, वो इसका इस्तकबाल करते दिखाई देंगे। अमीन पटेल ने कहा, कांग्रेस नेता ने राणे को जवाब दिया, और मदरसों में पहले से ही हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। कुछ संस्थानों में मराठी भी सिखाई जाती है। अजान अरबी में दी जाती है। धर्म और भाषा दो अलग अलग चीजें। वारिस पठान ने राणे को घेरा,
धर्म और भाषा के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री को ऐसे नेताओं पर रोक लगानी चाहिए। सुनिए जरा इन सियासतदानों को। पाठशाला काय को जरूरत है? मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर। उनके अगर पुराने ट्वीट आप निकाल के देखेंगे तो तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे वो तो। उनका निकाल के देखो आप, जो जिम्मेदारियां उनकी है गवर्नेंस से, उससे बचने के लिए ये सब डाइवर्जरी टैक्टिक्स है। प्रेस के सामने आके ये बोलना चाहिए कि आज के बाद मेरे परिवार के, मेरे खानदान के सारे बच्चे जो हैं वो मराठी मीडियम स्कूल में जाएंगे और वहीं से जो है प्रेरणा जो है महाराष्ट्र को देनी चाहिए। मंत्री बने हैं, इस पे फोकस करें, हम उनके साथ हैं मराठी भाषा में। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहाँ पर इसने सारी चीज़ों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है। भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। तो आखिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? बीएमसी का चुनाव है, उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आने की तैयारी में है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और फडणवीस हैं। लेकिन आज विधान परिषद में जो हुआ उससे सभी हैरत में हैं। देखिए क्या हुआ। विधान परिषद में फडणवीस और उद्धव आमने सामने थे। सीएम फडणवीस के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल हो गया। विधान परिषद में फडणवीस ने मुस्कुराते हुए उद्धव से कहा, इधर आना हो तो विचार कीजिए। फडणवीस ने मराठी में मजाकिया लहजे में कहा, 2029 तक तो हमारा विपक्ष में आने का स्कोप नहीं है, लेकिन आपको इधर आना हो तो विचार कीजिए। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इस बीच फडणवीस के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव राज के साथ आने की अटकलें तेज हैं। बीएमसी चुनाव में दोनों साथ साथ लड़ सकते हैं। राज ठाकरे पहले शिवसेना शिंदे के संपर्क में भी थे, लेकिन हिंदी भाषा को लेकर ठाकरे ब्रदर्स साथ हैं। हालांकि अभी गठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं है। राज के साथ आने से महाअघाड़ी में भी टकराव तय है। ऐसे में फडणवीस के बयान की टाइमिंग बेहद अहम है और फडणवीस अगर उद्धव से कह रहे हैं इधर आने पर विचार कीजिए, तो शिंदे को भी एक मैसेज दे रहे हैं क्या? सुनिए जरा। विधान परिषद में फडणवीस मराठी में ही बात कर रहे हैं शिंदे से, उद्धव ठाकरे से। पळवापळवी करतात म्हणून उद्धवजी, देखिए उद्धव जी, 2029 तक तो हमारा यहाँ आने का स्कोप नहीं है, लेकिन आपको इधर आना हो तो विचार कीजिए, ये आप पर निर्भर है। मुझे लगता है कि जब जाहिर रूप से कोई ऑफर दी जाती है, बड़े गंभीरता से नहीं लेना है, इसको मजाकिया के तौर पे लेना चाहिए। और अगर कुछ ज़्यादा की जानकारी चाहिए तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उद्धव जी से ही बात करनी होगी। ऐसा है कि लाइटर टोन में कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसको गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ऑफ़र देनी है तो मिलजुल के फ़ोन पे ऑफ़र दे सकते हैं। खुली रास्ते पे कोई ऑफ़र नहीं देता, नाके पे चौराहे में खड़े रह के ए मेरे पास आ रहे, ऐसा कोई बोलता नहीं है। आप लोगों भी मजाक मस्ती समझना चाहिए आप लोगों को। बात है कि भाई जो एक दूसरे के विरुद्ध में बहुत जहरीले टीका करते हैं, कम से कम दो संवाद तो भी कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है महाराष्ट्र के लिए सकारात्मक बात है। आइए, एक अजीब खबर आई है और अद्भुत खबर। जैसे बिहार में आपने चारा घोटाला सुना था, कौन किसका चारा खा गया, अब तक उसकी खोजबीन हो रही है। उसी तरह चूहे पी गए 800 बोतल शराब, चूहे शराब पी गए। ये पहली बार आपने सुना होगा कि चूहों पर आरोप लगा है जो शराब पी गए और बाकायदा खाली बोतलें छोड़ गए। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बोतलें खाली पड़ी हैं और ये दावा किया गया कि 800 बोतल चूहे पी गए काम बंद कर रहा है। और ये बात किसी के भी गले नहीं उतरेगी कि आखिर चूहे कैसे शराब पी सकते हैं। लेकिन खुद जब सवाल किए गए ठेकेदारों से तो उनके जवाब है कि 800 बोतलों का हमें पता नहीं कहां चली गई। देखिए जरा, झारखंड में 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होने वाली है। इससे पहले राज्य में शराब के स्टॉक की जांच हो रही है और इसी जांच के दौरान धनबाद में 802 बोतल खाली मिली। जब इस बारे में ठेकेदारों से अधिकारियों ने सवाल किया तो उसने इसका सारा इल्जाम चूहों पर मढ़ दिया। ठेकेदारों ने कहा चूहों ने ही बोतल के ढक्कन कुतरे और सभी 802 बोतलें भी भरी हुई शराब की पी गए।
हालांकि अधिकारियों के सामने यह दलील काम नहीं आई। ठेकेदार पर बोतलों की भरपाई का जुर्माना लगाया गया। धनबाद में ही इससे पहले भी ऐसा एक मामला सामने आया, तब चूहों पर 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा खाने का आरोप लगा। यह गांजा भांग पुलिस ने आरोपियों से बाद में जब्त किया। मामला तब सामने आया जब यह दलील पुलिस ने कोर्ट को सुनाई, लेकिन इस पर अदालत ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई। फिलहाल गांजा भांग के बाद अब चूहों ने 800 बोतल शराब पी ली है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सहायक उत्पाद आयुक्त धनबाद। नन से लेवल होता है, जो नहीं बिकने वाला है वो सारा जाएगा कंपनी। सही तरीका से मिला ग्रुप को, जो ऑडिटर का ग्रुप है, ये एक्साइज विभाग का है और ये मजिस्ट्रेट हैं, है ना, उनके समझ लिया गया है। जो सही है उसी को हम लेंगे और बाद बाकी जो भी अगर टूटा फूटा है सब जिम्मेदारी आपकी कंपनी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं बिहार में जो हंगामा चल रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, उसमें एक नई कहानी सामने आई है। वोटर लिस्ट पर बंगाल और बिहार तक घमासान चल रहा है। तस्वीर देखिए जरा। अब ये लड़ाई और बड़ी होने जा रही है। क्यों? क्योंकि संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं किशनगंज की। बिहार में प्रशांत किशोर का एक कार्यक्रम था, उसमें कार्यकर्ता बुलाए थे, वहां बिरयानी बट रही थी। तो बिहार में पीके की सभा में बिरयानी की लूट शुरू हो गई। तस्वीर देख रहे हैं बिरयानी की लूट। और इस बीच जो वोटर लिस्ट से जुड़ी खबर आई कि बीएलओ जो अधिकारी थे वो रिश्वत मांगते नजर आए, उन पर आरोप लगा है। सुनिए जरा। फॉर्म भरवाने के, जो वोटर लिस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो भरवाने के लिए पैसे लिए थे। सुनिए। पैसा दिया वो ऑनलाइन करने के पैसे कितना लिया? के फॉर्म दिया कौन लिया बताओ इधर। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पानी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आप लिए 20 रुपए फार्म करके लिया है। काहे लीजिएगा फार्म का पैसा? तकलीफ है आपको? तकलीफ है ना, काहे पैसा लीजिएगा? इसका पैसा लग रहा है। अरे वापस ले लो ना यार, हल्ला मत ना। वापस लेंगे पैसा, मगर आप काहे लिए पैसा? प्रेम से मांगा दिया। प्रेम से भी नहीं मांगिएगा, काहे मांगिएगा? आप प्रेम से भी काहे मांगिएगा? एक मिनट, प्रेम से भी काहे मांगे? इसका पैसा लगता है। और अब बिहार में तो ये लागू हो रहा है वोटर लिस्ट रिवीजन। बंगाल के नेता, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने कहा ये लागू होना चाहिए बंगाल में भी। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज प्रदर्शन कर रही थी, बंगाल की सड़कों पर थी दीदी, और जो एक्शन हो रहा है दूसरे राज्यों में उसके खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। से पैसा दिया वो आप लिए 1% मिनिमम लेके चल रहे थे। एक विधानसभा में 3251 वोटर्स का नाम कटेगा। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर हंगामा जारी है। सड़क सुप्रीम कोर्ट के बाद अब संसद में इस पर घमासान होने वाला है। इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी, ममता और ओवैसी साथ साथ हैं। बीएलओ से पूछेंगे कहां पर आपको दिखा ये बांग्लादेश, कहां पर आपको नेपाली दिखा, कहां पर आपको म्यांमार का दिखा। बिहार में वोटर लिस्ट पर शुरू हुआ घमासान अब बंगाल तक पहुंच गया है। एक तरफ बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम हटाने की मांग कर रही है, तो वहीं ममता ने कहा कि बिहार के बाद बंगाल में ऐसी प्लानिंग हो रही है। पूरा वोटर लिस्ट में कम से कम 1 करोड़ के आसपास रोहिंग्या मुसलमान है। बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल देता है, जो वेस्ट बंगाल का नागरिक है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा लेंगे बिना जिससे 1 इंच जमीओ हमरा छाड़ देना। तो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर संसद में भी घमासान होगा। संसद का सत्र शुरू होने वाला है और
ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष संसद में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। बिहार वोटर लिस्ट पर संसद में अब हंगामे की तैयारी है। मॉनसून सत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बवाल होगा। इंडी गठबंधन के दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं। पहले सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विरोध कर चुके हैं। चुनाव आयोग के बहाने सरकार को घेरने का प्लान है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी कार्य स्थगन प्रस्ताव ला सकती हैं। वहीं सरकार का तर्क है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम अंतिम चरण में। बिहार में 7 करोड़ 90 लाख से ज्यादा वोटर हैं। अब तक करीब 7 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है। करीब 35 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कटना तय है। सर्वे के मुताबिक 12.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 17.5 लाख से ज्यादा लोग सर्वे के दौरान बीएलओ को नहीं मिले। ये लोग हमेशा के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब इन 17.5 लाख लोगों का नाम लिस्ट से हट जाएगा। इसके साथ ही 5.5 लाख से ज्यादा लोगों का नाम और हटेगा। इन तीनों को मिलाने पर 35.5 लाख से ज्यादा हो जाती है संख्या। 35 लाख से ज्यादा वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। अब सोचिए जरा, 1% भी लोगों का नाम हटेगा तो बिहार में विधानसभा चुनाव पर फर्क कितना और क्या पड़ेगा। 1% पर बिहार में कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ 90 लाख है। 1% वोटर भी लिस्ट से बाहर हुए तो बड़ा असर होगा। 7 करोड़ 90 लाख का 1% होता है 7,90,000। मतलब 243 विधानसभा सीटों से इतने वोटर हट जाएंगे। इस हिसाब से हर सीट पर करीब 3,251 वोट कट जाएंगे। कई सीटों पर 2020-2025 में इतना अंतर हार जीत का था। 2015 में 15 सीटों पर हार जीत का अंतर था 3,000 से कम। 2020 में 3,000 से कम मार्जिन वाली 35 सीटें थीं। 40 सीटों पर हार जीत का अंतर 3,500 वोटों का था। वैसे 35 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से अगर हटते तब करीब 5% वोटर इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। हर विधानसभा सीट से 15,000 से ज्यादा वोटर हट जाएंगे और ऐसी स्थिति में 100 से ज्यादा सीटों पर असर पड़ सकता है। इसीलिए सियासतदान बवाल काट रहे हैं। सुनिए। 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा। 1% अगर आप निकालिएगा 7 करोड़ 90 लाख का, यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे तो, यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। आप उन बीएलओस का नंबर दो हमको। हमारे पार्टी के लोग जाकर उन बीएलओस से पूछेंगे कहाँ पर आपको दिखा है बांग्लादेश, कहाँ पर आपको नेपाली दिखा, कहाँ पर आपको म्यांमार का दिखा। हम बीएलओ को जब मिल के उसको बताएंगे, वहाँ के लोगों को पूछेंगे। और आखिरी बात यह है कि बिहार में ख़ासतौर से सीमांचल का जो इलाका है, वहाँ पे जितने नौजवान हैं, मिसाल के तौर पर उसके 60-70% नौजवान या तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, या पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं, या केरल के खेतों में काम कर रहे हैं, है ही नहीं वहाँ पर। कैसा होगा उनका। लोगों की का जो वोट है, वोट का हक जो हक है, कानूनी, न केवल कानूनी हक है पर संवैधानिक हक है नागरिकों का, उसको छीनने की प्रयास की जा रही है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, पिछड़े वर्ग इस पर बहुत प्रभावित होंगे। और बिहार चुनाव से पहले ओवैसी को झटका लगा है कि महागठबंधन ने ओवैसी के लिए नो का बोर्ड लगा दिया है। यानी ओवैसी की इंडी अलायंस में एंट्री बिहार चुनाव में नहीं होगी। इससे पहले उन्हें इशारे मिल चुके हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन में आना चाहते थे ओवैसी, लेकिन इसको लेकर ओवैसी ने कांग्रेस और लालू से गुजारिश भी की थी। सेक्युलर वोटों को रोकने के लिए ओवैसी साथ आना चाहते थे। आरजेडी कांग्रेस ने इसको लेकर चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब संकेत है कि ओवैसी को एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। कांग्रेस आरजेडी की तरफ से एमआईएम को सांप्रदायिक पार्टी कहा गया है। सांप्रदायिक पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार किया है। ओवैसी ने महागठबंधन पर इसको लेकर तंज भी कसा था, सीट बंटवारे की मेज पर बैठ जाएं, नहीं तो बाद में यह कहकर मत रोइएगा कि मम्मी मम्मी हमारी चॉकलेट छीन ली। ओवैसी का इशारा 2020 चुनाव की तरफ था,
तब एमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 4 सीटों पर एमआईएम का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा था। ओवैसी की वजह से गठबंधन को कई सीटों पर हार भी मिली थी। एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। और एक बार फिर ओवैसी सीमांचल में उम्मीदवार उतारेंगे। इसके साथ ही बिहार की कई और सीटों पर टक्कर देंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी भी इस बार मैदान में होगी। मतलब महागठबंधन के लिए राह मुश्किल होने वाली है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी। एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है। और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर। और हमारे अध्यक्ष अख्तर अली ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, अब बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़े तौर पर। AIMIM का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम बन करके काम किया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। इस बार कहीं कोई झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जिनको भी ये चिंता है सांप्रदायिक। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि अब अमेरिका धमकी दे रहा है, अमेरिका और मांग रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस वॉर को रोकने की बात अब अमेरिका कर रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा। अमेरिका और नेटो चीफ बैठे, महासचिव, ये भारत को धमकी दे रहे हैं। नेटो के महासचिव, अगली तस्वीर देखिए। नेटो के महासचिव का कहना है कि भारत और चीन यानी पीएम मोदी और जिनपिंग फौरन ये जंग रुकवाएं। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। लंबी लंबी डींगे हाँकने वाले डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। राष्ट्रपति बनने के हफ्ते भर के भीतर रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप अब लाचार नजर आने लगे हैं। ऐसे में अमेरिका को रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए भारत जैसे देशों की मदद की दरकार है। लेकिन सीधे सीधे भारत से गुजारिश करने के बजाय अमेरिका भारत को धमका रहा है। इसलिए 2 दिन पहले ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ का जिक्र किया था। अब नेटो के महासचिव से ऐसे ही बयान दिलवा रहा है। देखिए जरा नेटो के महासचिव क्या कह रहे हैं। नेटो वो संगठन जो लगभग 30 से ज्यादा देशों का संगठन है। यूक्रेन जिस संगठन में शामिल होना चाहता था और पुतिन चाहते थे शामिल ना, उसके बाद युद्ध कर दिया। अमेरिका के बाद नेटो ने भारत को धमकी दी है। नेटो ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। भारत के अलावा चीन, ब्राजील पर भी टैरिफ की बात की है। नेटो ने कहा है भारतीय प्रधानमंत्री हो या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग या ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा, इन्हें रूस को जंग रोकने के लिए कहना चाहिए। शांति वार्ता के लिए पुतिन पर दबाव डालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्हें नतीजे भुगतने पड़ेंगे। नेटो महासचिव मार्क रूट ने आज यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन देशों का रूस से व्यापार चल रहा है, ये लोग रूस के साथ व्यापार करते रहे तो इन्हें नुकसान तय है। मार्क रूट ने अमेरिकी सीनेटर्स से मुलाकात के बाद यह बयान दिया। सेकेंडरी पाबंदी उन पर लगाए जाते हैं जो प्रतिबंधित देशों से व्यापार करते हैं। उन्होंने कहा सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वो क्या होते हैं? नेटो देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंधों को ना तो भारत मानता है और ना ही चीन। भारत चीन जैसे देश रूस से बेधड़क तेल और गैस आयात करते हैं। नेटो इसी को लेकर भारत चीन पर 100% टैरिफ की बात कर रहा है। ऐसा टैक्स लगाया जाता है तो वो सेकेंडरी प्रतिबंध की श्रेणी में आएगा, जो रूस पर पाबंदी के बावजूद रिश्ते रखने की वजह से लगाया जाएगा। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारी टैरिफ की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था, मैं ट्रेड को कई चीजों के लिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन यह युद्ध खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। रूस ने 50 दिन में यूक्रेन से शांति समझौता नहीं किया तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा, जो सेकेंडरी टैरिफ होगा। मतलब रूस से तेल खरीदने वाले भारत चीन पर टैरिफ लगेगा। बाइडेन सरकार ने इसमें भी इस तरह की धमकी दी थी। ट्रंप भी उसी रास्ते पर है। हालांकि इस तरह की धमकी को भारत पहले ही ठेंगा दिखा चुका है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को जो सही लगे वो करें, भारत के हित में जो सही होगा वो भारत करेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेटो के महासचिव और ट्रंप।
अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो आपको यह समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान हो सकता है। इन तीनों देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए ताकि वह शांति वार्ता को गंभीरता से लें। अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों पर 100% टैरिफ लगेगा। मैं ट्रेड को कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ट्रेड डील युद्ध खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। रूस ने 50 दिन में यूक्रेन से शांति समझौता नहीं किया तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा, जो सेकेंडरी टैरिफ होगा। मतलब रूस से तेल खरीदने वाले भारत, चीन पर टैरिफ लगेगा। और अब बारी है आज के सूत्र की। गलती हो तो झुक जाएं और गुस्सा आए तो रुक जाएं। मतलब गलती करने पर माफी और अपने गुस्से को काबू करने में देर नहीं करनी चाहिए। जिंदगी का यह सूत्र दिया था भारत के महान हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई साहब ने। धनराज पिल्लई साहब का जन्म 16 जुलाई 1965 को पुणे में एक गरीब परिवार में हुआ। बचपन में उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तब वो अपने दोस्तों से हॉकी उधार लेते और फेंकी हुई बॉल से ही प्रैक्टिस करते थे। साधनों की कमी और मुश्किलों के बीच धनराज पिल्लई की मां ने उनका हौसला बढ़ाया। वो समझाती कि छल कपट से दूर रहो और ईमानदारी से मेहनत करते रहो, एक दिन मौका भी मिलेगा और कामयाबी भी। धनराज साहब की माता जी की बातों को सबसे बड़ी प्रेरणा और सीख के तौर पर लेते हैं। मां के कहने पर वो अपने भाई के पास प्रैक्टिस करने मुंबई आ गए। उनके भाई भी हॉकी खिलाड़ी थे और भारत की टीम में जगह बना चुके थे। एक बार भाई के क्लब की टीम में एक खिलाड़ी कम हो गया तो धनराज पिल्लई को मौका दिया गया। धनराज पिल्लई ने ऐसा गजब खेला और गजब का खेल दिखाया कि वो क्लब में उनकी जगह पक्की हो गई और फिर जल्दी ही नेशनल टीम में उन्हें जगह मिल गई। विरोधी टीम से बॉल छीनने और दनादन गोल दागने में उनका कोई सानी नहीं था। वो नामी खिलाड़ी बन चुके थे। तब भी मुंबई की लोकल ट्रेन और बसों में सफर करते। कहते, जो थोड़ा बहुत कमाता हूं उससे परिवार चलाता हूं और पुणे में मां को पैसे भेजता हूं। वो बहुत सरल स्वभाव के, लेकिन हूटिंग या चीटिंग से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। मां की सीख से गुस्से पर काबू पाया और हॉकी में कामयाबी की कहानी लिखी। धनराज पिल्लई ने अपने संघर्ष से बड़े सूत्र दिए। शोहरत और कामयाबी मिले तो घमंड मत करिए, विनम्र बने रहिए और उनके आभारी रहिए जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद।